Hello students, today we are discussing about the cased and uncased cast in situ pile foundation. तो ये कैसा फाउंडेशन है? फर्स्ट ऑफ ऑल कास्ट इन situ और दूसरा इसमें क्या है, केस्ड एंड अनकेस्ड. तो व्हेन द केस्ड इज इंट्रोड्यूस इन द सॉइल एंड व्हेन द सॉइल पाइल इज विदाउट केस्ड. तो ये सबसे पहली बात है, ये कैसा फाउंडेशन होगा? कास्ट इन situ. तो व्हाट इज केस्ड कास्ट इन situ पाइल फाउंडेशन? तो कास्ट इन situ पाइल फाउंडेशन, केस्ड कास्ट इन situ पाइल फाउंडेशन ड्राइवन इनटू सॉइल विद कंसिस्ट ए शेल अराउंड इट एंड इट रिमेन इन कांटेक्ट विद द सराउंडिंग सॉइल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक शेल जो होगा उसको हम कैसा करेंगे, ग्राउंड के अंदर ड्राइव करेंगे, ठीक है. और ये शेल किसके साथ कांटेक्ट में रहेगा? नियर बाय सॉइल के साथ कांटेक्ट में रहेगा. फिर क्या कराएंगे, उसके बाद हम इसके अंदर किसको फिल करेंगे? कंक्रीट को. तो जब ये कंक्रीट इसके अंदर फिल हो जाएगी उसके बाद हम क्या करेंगे, शेल को बाहर निकाल देंगे और पाइल का फाउंडेशन कंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चरिंग इन द सॉइल हो जाएगा. तो केस्ड कास्ट इन situ पाइल इज ड्राइवन इनटू सॉइल विद कंसिस्टेंट शेल अराउंड इट एंड इट रिमेन इन कॉन्टैक्ट विद द सराउंडिंग सॉइल टू मेंटेन ड्राइविंग रेजिस्टेंस and protect the concrete filling during the placing of concrete and cured setting period of concrete. तो शेल की वजह से क्या क्या हमको फ़ायदा होगा कि तो ईज़िली ये सॉइल के अंदर ड्राइव हो सकता है क्योंकि मेटल है. दूसरी बात, ये क्या करेगा, कंक्रीट को जब फिलिंग होगी तब उसको प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है. एक सांचे में जैसे कंक्रीट बंधी रहेगी, इसकी वजह से क्या होगा, कंक्रीट को फिलिंग के टाइम प्रोटेक्ट करेगा. नेक्स्ट क्या हो जाएगा, जब क्यूरिंग पीरियड है उस टाइम पे भी ये कंक्रीट को प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है. तो ये सब ये केस्ड केस के फ़ायदे, एडवांटेज. यूजुअली द शेल इज़ मेड ऑफ स्टील. जो शेल होगा वो कैसा होगा, स्टील का बना होगा. दिस टाइप ऑफ पाइलर इज़ सूटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ सॉइल. तो ये तरह का जो कंक्रीट पाइल होती है वो सब तरह की पाइल्स के लिए सूटेबल है. एडवांटेज ऑफ केस्ड कास्ट इन situ कंक्रीट पाइल. तो क्या होगी इनका एडवांटेज, द शेल हैज़ ड्राइविंग रेजिस्टेंस सो इट कैन ईजिली ड्राइव. जैसा कि अभी हमने बताया कि इस मेटल का शेल है तो ईजिली सॉइल के अंदर डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर ये ड्राइव हो सकता है. कंक्रीट फिलिंग डिस्टर्ब नहीं होगी. इंटरनल इंस्पेक्शन कैन बी डन आफ्टर ड्राइविंग शेल. तो जब आप एक बार शेल को ड्राइव कर देंगे उसके बाद एक बार आप इंटरनल इंस्पेक्शन कर सकते हैं बिफोर कंक्रीट फिलिंग. पाइल्स कैन बी इजीली कट और एक्सटेंडेड टू मीट वेरियस लेंथ. तो हम शेल की लेंथ को बढ़ा देंगे तो उससे हम क्या करेंगे, पाइल्स की लेंथ को भी बढ़ा या घटा सकते हैं. तो ये इसके एडवांटेज है किसके, कास्ट इन situ कंक्रीट पाइल्स. तो कुछ स्पेशल केसेस हैं, कुछ नाम हैं अलग अलग टाइप के पाइल्स के. तो डिफरेंट टाइप ऑफ कास्ट इन situ कंक्रीट पाइल्स आर अवेलेबल. फर्स्ट, रेमंड पाइल्स, मैकआर्थर पाइल, यूनियन मेटल, मोनोट्यूब पाइल, swedge pile and western button bottom pile. तो these are some cases of cased cast in situ. तो cased है तो सबसे पहले केस होगा, फिर उसके अंदर कंक्रीट फिलिंग होगी. तो सबसे पहले हम लेंगे किसको, रेमंड पाइल को. तो रेमंड पाइल को आर इकोनॉमिकल पाइल ऑफ कास्ट इन situ पाइल्स. तो ये कैसी होती है, कास्ट इन situ, which are developed by A. Raymond in 1897. These two types of Raymond piles are available. First is standard Raymond pile and second is step taper Raymond pile. तो सबसे पहले हम लेंगे standard Raymond pile. तो standard Raymond pile is used as a friction pile because of its heavy taper of 1:30. तो ये सबसे पहले तो ये कैसे काम करती है, फ्रिक्शन पाइल की तरह. फ्रिक्शन पाइल के बारे में हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियोस के अंदर. तो फ्रिक्शन पाइल क्या होती है, उसकी जो सरफेस होती है वो कैसी होती है, रफ़ रखी जाती है. रफ़ क्यों रखते हैं, ताकि वो उसके आसपास की जो सॉइल है उसके साथ में कैसा उसका एक फोर्स बना रहे, फ्रिक्शन फोर्स. और इस फ्रिक्शन फोर्स की वजह से क्या हो, जो बियरिंग कैपेसिटी है वो क्या होती है, इंक्रीज़ होती है. और बियरिंग कैपेसिटी इंक्रीज होगी तो स्ट्रक्चर को कैसे मिलेगी, स्टेबिलिटी. तो सबसे पहले तो रेमंड पाइल किस तरह से एक्ट करती है, एज ए फ्रिक्शन पाइल, बिकॉज इट्स हैवी टेपर. इसका टेपर कैसा होता है, 1:30 के रेशियो में इसके अंदर टेपर दिया जाता है. फिर द डायमीटर ऑफ द रेमंड पाइल इज जनरल ग्रेजुअली डिक्रीज फ्रॉम द टॉप टू बॉटम.
तो उसका जो डायमीटर है वो टॉप में ज़्यादा होगा, बॉटम में कम होगा, तो ये ग्रेजुअली डिक्रीज होता जाएगा जैसे जैसे सॉइल की डेप्थ तक जाते जाएंगे। और द लेंथ ऑफ रेमंड पाइल इज़ वेरीज टू 6 to 12 मीटर, तो इसकी लेंथ 6 से 12 मीटर तक कुछ भी हो सकती है। द रेमंड पाइल कंसिस्ट विद ए कोरुगेटेड स्टील शेल विच इज़ क्लोज्ड एट द बॉटम एंड इज़ रीइंफोर्स्ड विद वायर। तो इसका जो रेमंड पाइल होता है उसका बॉटम कैसा होता है, क्लोज होता है, और ये जो होती है टोटल ये जो शेल होती है वो किससे होती है, वायर से रेनफोर्स्ड होती है। जो इसका ये आप देख सकते हैं, ये जो बाहर की तरफ जो है ये शेल है, तो ये शेल कैसा है, वायर से रेनफोर्स्ड है। द रेमंड पाइल कंसिस्ट विद ए स्टील शेल विच इज़ क्लोज्ड, और इसकी जो पिच है वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर है reinforcement की। The shell is driven into the ground by placing core or mandrel in it. After reaching the required depth, mandrel part is removed and it is filled with concrete. तो ये आप रख सकते हैं मैकेनिकली ऑपरेटेड मेंडर। इसको हम क्या करेंगे, इस वायर मैश के अंदर सबसे पहले प्लेस करेंगे, फिर ऊपर से हम लोड लगाएंगे। तो लोड लगाएंगे तो क्या होगा, ये मेंडरल ज़मीन में अपने साथ इस वायर मैश को लेके जाएगा। उसके बाद में जब क्या होगा, जब हम इस पूरे शेल को सॉइल के अंदर पहुंचा देंगे जितनी डेप्थ तक हमको उसको पहुंचाना है, तो उसके बाद क्या करेंगे, इस मेंडरल को बाहर निकाल देंगे, और फिर ये जो शेल है वो कैसा हो गया है, सॉइल के अंदर प्लेस हो गया है। तो अब इसके अंदर हमने क्या कर दिया, नेक्स्ट स्टेप में कंक्रीट को फिल कर दिया और पाइल हमने इस तरह से कास्ट कर दी। तो ये थी रेमंड, स्टैंडर्ड रेमंड पाइल। नेक्स्ट है स्टेप टेपर रेमंड पाइल। स्टेप टेपर रेमंड पाइल में आप देख सकते हैं कि इसमें सबसे पहले क्या बात होती है, इसके अंदर क्या होता है, एक पूरी पाइल एक साथ ना होकर इसको अलग अलग सेगमेंट्स के अंदर हम फिट करते हैं। तो इन द केस ऑफ स्टेप रेमंड पाइल, द पाइल कंसिस्ट सीरीज ऑफ शेल्स विच आर प्लेस्ड वन अबाउ द अदर बट ईच शेल इज़ डिफरेंट साइज। तो एक के ऊपर दूसरी शेल को हम इंट्रोड्यूस करते रहते हैं, एंड द शेल, और इन सबको हम किससे कनेक्ट कर देते हैं, बाय स्क्रू कनेक्शन से। और दूसरी बड़ी बात ये होती है कि जो नीचे की जो सेल है उसका डायमीटर कम होगा, उसके ऊपर वाली का उससे थोड़ा ज़्यादा, और उसके ऊपर वाली का उससे ज़्यादा, तो ग्रेजुअली इंक्रीज़ होता जाएगा फ्रॉम बॉटम टू टॉप। एंड यूजुअली कितना हम इंक्रीज़ करते हैं, अराउंड 2.5 सेंटीमीटर डाया हम इंक्रीज़ करते रहते हैं। और ऑल्सो द स्टील मेंडल और कोर इज़ यूज टू ड्राइवन द शेल सेक्शन। स्टीप टेपर रेमंड पाइल कैन बी ड्राइवर अप टू 36 सेंटीमीटर। इसको लगभग हम कितना 36 मीटर तक ज़मीन के अंदर, सॉइल के अंदर इसको हम ड्राइव कर सकते हैं। द टाइप ऑफ पाइल कैन बी यूजफुल एज फ्रिक्शन पाइल एज वेल एज एंड बेयरिंग पाइल्स। तो ये जो है स्टेप रेमंड पाइल, इसका एडवांटेज क्या है रेमंड पाइल से, कि रेमंड पाइल तो सिर्फ फ्रिक्शन पाइल की तरह काम कर सकती है, बट कि स्टेप टेपर रेमंड पाइल कैसे कर सकती है, ये एंड बेयरिंग पाइल की तरह भी काम कर सकती है। एंड बेयरिंग पाइल के बारे में हम पिछले वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं। तो एंड बेयरिंग पाइल क्या होती है, जबकि आपकी जैसे ये ग्राउंड सरफेस है, ठीक है, उसके नीचे कैसी सॉइल है, ये सॉफ्ट सॉइल है, और जो हार्ड सॉइल है वो एक ग्रेटर डेप्थ के बाद है, एक ग्रेटर डेप्थ के बाद हार्ड सॉइल है। तो क्या होता है कि जो फाउंडेशन है उसको किसके ऊपर रेस्ट करते हैं, एंड बेयरिंग पाइल के अंदर एक हार्ड सॉइल के ऊपर जाके जब फाउंडेशन रेस्ट होती है, तो हम उस टाइप की फाउंडेशन पाइल को क्या कहते हैं, एंड बेयरिंग पाइल। क्यों, क्योंकि सॉफ्ट सॉइल के अंदर इसको हम प्लेस नहीं कर सकते, इसका जो लास्ट पॉइंट होगा वो कहाँ पर होगा, एक हार्ड सॉइल के ऊपर, ताकि क्या अपना लोड किसके ऊपर डाले, ये हार्ड सॉइल के ऊपर। और जो रिमेनिंग पार्ट है जो कि सॉफ्ट सॉइल के साथ कांटेक्ट में, वो कैसा काम करेगा, एज ए कॉलम की तरह काम करेगा। और कॉलम क्या काम करता है, लोड को डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करने का। तो ये एंड बेयरिंग पाइल की तरह काम भी कर सकती है। द एडवांटेज कंपेयर टू स्टैंडर्ड रेमंड पाइल इज दैट इज कैन बी इंस्पेक्टेड ईजिली एंड फ्रेश कॉन्क्रीट कैन बी फिल्ड एट लेंथ फ्लेक्सिबिलिटी। तो जिनके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इंस्पेक्शन ईजिली होता है, और दूसरी बात क्या होती है, इसकी हम लेंथ को जितनी चाहे उतनी बढ़ा सकते हैं, बिकॉज ऑफ द सेगमेंट। हम जितने सेगमेंट बढ़ाते जाएंगे उसकी वजह से हमको क्या है, एक लेंथ के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई है कि हम इसको एट ए ग्रेटर डेप्थ तक भी हम इसको ले जा सकते हैं, जो कि हमको नॉर्मल स्टैंडर्ड रेमंड पाइल के अंदर नहीं था। नेक्स्ट है मैकआर्थर पाइल। तो मैकआर्थर पाइल के अंदर क्या होता है कि इसे यूनिफॉर्म डायमीटर, तो उसका डायमीटर कैसा रहता है, यूनिफॉर्म रहता है, जैसा कि रेमंड पाइल में नहीं होता। एंड द शेल इज़ मेड ऑफ कोरुगेटेड स्टील। तो शेल कैसा होता है, कोरुगेटेड स्टील का होता है, विच रिमेन इन प्लेस एज रेमंड पाइल। जो जैसा रेमंड पाइल में होता है वैसा इसके अंदर भी होता है।
बट ड्राइविंग इज डन बाय कॉम्बिनेशन ऑफ स्टील केजिंग ऑफ हैवी गेज कंसिस्टिंग कोर। लेकिन इसके अंदर सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो स्टील कोरेगेटेड शेल है उसको हम सब बाद में प्रोवाइड कराएंगे। सबसे पहले तो क्या होता है, ये एक शेल है बाहर का, ये इसका बाहर का केज है और ये इसका अंदर का कोर केज है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक सेट हो गया दोनों का स्टील केजिंग का। इनको फिर क्या करेंगे, सॉइल के अंदर प्लेस करेंगे बाय मैकेनिकली हैमर और मैंडल की हेल्प से हम इसको क्या करेंगे, सॉइल के अंदर प्लेस करेंगे। जब ये पूरी तरह से एक अपनी डेप्थ के अंदर पहुंच जाएगा तो फिर हम जो इसका कोर पार्ट का एरिया है उसको बाहर निकाल देंगे। जैसा कि इस डायग्राम में देख रहे हैं, कोर पार्ट का एरिया को बाहर निकाल दिया। फिर हम क्या करेंगे, इसके अंदर स्टील का ये कोरुगेटेड स्टील जो कि इस तरह के शेप में है इसको प्लेस करेंगे। किसके अंदर, इस केस के अंदर। आफ्टर ड्राइविंग टू रिक्वायर्ड डेप्थ द कोर may removed and the corrugated steel shell is inserted in heavy gauge steel casing, ठीक है। एंड देन कंक्रीट इज फिल्ड। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसके अंदर कंक्रीट को फिल करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, ये जो बाहर का जो केस है उसको रिमूव कर देंगे। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, सिर्फ ये जो क्या है, ये स्टील जो मैशिंग है उसके अंदर ये सॉइल है और जो बाहर का एरिया, उस बाहर का जो केस था उसको हमने निकाल लिया। एंड द कॉन्क्रीट इज फिल्ड इन द कोरुगेटेड स्टील शेल एंड विच ग्रेजुअली कंपैक्टेड इट एंड द आउटर शेल, हार्ड शेल इज रिमूव्ड। आउटर केस को हमने क्या रिमूव कर दिया और इस तरह से क्या हुआ, पाइल का फाउंडेशन हो गया। नेक्स्ट, यूनियन मेटल मोनोट्यूब पाइल। तो यूनियन मेटल मोनोट्यूब पाइल में क्या होता है, इट्स कंसिस्ट विद ओनली वन शेल। तो इसके अंदर सबसे पहली बात तो क्या होती है, ये सिर्फ एक ही शेल का होता है और इसमें विदाउट एनी मैंडल, किसी तरह का कोई मैंडल नहीं होता। द शेल इज मेड ऑफ स्टील एंड इट इज़ टेपर्ड फ्लूटेड। इसका कैसा होता है, मेड ऑफ स्टील का बना होता है और इसकी शेप कैसा होता है, फ्लूट के आकार में टेपर होता है। दिस टाइप ऑफ पाइल आर वेल सुटेबल फॉर मोस्ट ऑफ द सॉइल कंडीशन एंड दिस इज फ्रॉम एंड बेरिंग टू फ्रिक्शन लोड कैरिंग सॉइल। The shell is more rigid and watertight and then it can be driven to larger depth using hammer. After driving inspection it is done and the concrete is filled in the shell. सिंपल है, इसलिए मोनोट्यूब इसको मेटल मोनोट्यूब पाइल कहते हैं। नेक्स्ट है स्वेच पाइल। स्वेच पाइल, स्वेच पाइल के अंदर आप देख सकते हैं, सबसे पहले इसमें नीचे कुछ इस तरह से प्लग लगा हुआ है, इसको कहते हैं कॉन्क्रीट प्लग। तो स्वेच पाइल आर वाइडली यूज इन द केस ऑफ हार्ड सॉइल। तो जहाँ पे सॉइल कैसी है, हार्ड है, तो हार्ड सॉइल के अंदर हमको पाइल को ड्राइव करना है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जो कि इजी नहीं होता, इसलिए हम इसके नीचे कैसे एक टेपर शेप का कंक्रीट प्लग अटैच कर रहे हैं। तो प्री कास्ट कंक्रीट प्लग इज अटैच एट द बॉटम ऑफ द शेल टू ड्राइव द पाइल शेल। स्टील कोर इज इंसर्टेड इन द शेल। ये देखिए आप, ये कैसा है, स्टील कोर, इन बीच का जो पार्ट है कैसा है, स्टील का कोर। इट्स इंसर्टेड इन द शेल एंड ड्राइवन एंड देन शेल इज स्वेज्ड आउट बाय टेपर ऑफ द प्लग एंड फ्रॉम वाटर टाइट जॉइंट। और जो शेल है उसको स्वेच आउट कर सकते हैं फ्रॉम द टेपर ऑफ द प्लग एंड फ्रॉम द वाटर टाइट जॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट, द होल अरेंजमेंट इज ड्राइव इन टू द ग्राउंड टू रिक्वायर्ड डेप्थ। तो होल अरेंजमेंट क्या है, सबसे पहले नीचे प्लग है, फिर बीच में एक शेल वाला कोर शेल एरिया है, उसके ऊपर क्या है, ये कोर है, शेल एरिया और उसके ऊपर कोर है। तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाय मैकेनिकली मीन ये ऊपर से हमने फोर्स लगा रहे हैं, तो ये क्या आ रहा है, सॉइल के अंदर चला गया, ये ऊपर से फोर्स लगा रहे हैं, तो ये क्या हुआ, एक डिज़ायर डेप्थ के अंदर सॉइल के अंदर पहुंच गया। उसके बाद नेक्स्ट के स्टेप पे क्या होगा, जो ये जो सेंटर वाला जो शेल है उसको हम क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। जो ये जो सेंटर वाला ये शेल है उसको हमने बाहर निकाल दिया। अब ये कुछ इस तरह से रह जाएगा, तो फिर इसके अंदर हम क्या करेंगे, कंक्रीट की फिलिंग, और इस तरह से क्या होगा, स्वेच पाइल का कास्टिंग। द नेक्स्ट, द होल अरेंजमेंट इज ड्राइवन इनटू द ग्राउंड टू रिक्वायर्ड डेप्थ। आफ्टर रीचिंग द डिजायर्ड डेप्थ द कोर इज टेकन आउट एंड द पाइप इज फिल्ड विद कॉन्क्रीट। सिंपल है, एंड दिस इज द फाइनल स्टेज। द पाइप कैसा हुआ, कंक्रीट से फिल हो गया। नेक्स्ट है वेस्टर्न बटन बॉटम पाइल। तो बटन बॉटम पाइल यानी इसका बॉटम कैसा है, बटन शेप का। तो वेस्टर्न बटन बॉटम पाइल का है वाइडली यूज्ड इन द एंड बेरिंग सॉइल्स। द पाइल कंसिस्ट है कंक्रीट बटन एज द बॉटम विच हेल्प द पाइल इज ड्राइव इनटू द ग्राउंड।
ठीक है। तो इसके अंदर बॉटम के अंदर कैसा होता है, कंक्रीट बटन टाइप का कुछ शेप का हम प्रोवाइड कराते हैं। द कंक्रीट बटन इज़ वाइडर, और कितना वाइड होता है, अराउंड 25 mm डायमीटर। तो इसका डायमीटर कितना होता है, अराउंड 25 mm। सो इट टेक विद वाइडर होल एंड एलिमिनेट साइड फ्रिक्शन। तो इसकी वजह से क्या हो, ये ईजिली नीचे की तरफ इस तरह से जाता जाए और क्या वो एक वाइड सेक्शन के अंदर ड्राइव हो जाए। इनिशियली द स्टील पाइप विद 12 mm थिक वॉल इज़ प्लेस्ड ऑन द कंक्रीट बटन। तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे कि स्टील केजिंग प्रोवाइड करेंगे जिसकी कितनी थिकनेस है, 12 mm। जो स्टील की जो एक केज है इसकी थिकनेस कितनी है, एक केज की 12 mm, ठीक है। एंड दिस कॉम्बिनेशन इज़ ड्राइवन इनटू द ग्राउंड। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, इसको ये जो कॉम्बिनेशन बनाया है इन दोनों का, इसको हम क्या करेंगे, एक साथ सॉइल के अंदर ड्राइव करेंगे। आफ्टर रीचिंग द डिज़ायरेबल डेप्थ, corrugated steel shell is placed in the steel pipe. In this shell is consist steel plate welded at the bottom and this plate is attached to the concrete button. उसके बाद में जब ये इस तरह से अपनी डिज़ायरेबल डेप्थ तक पहुंच जाएगा तो इस थर्ड स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे कि ये जो मैश है, ये देखिए आप, ये जो इस तरह से ये स्टील मैश है, उसको क्या कराएंगे, इस पाइप के अंदर हम इंट्रोड्यूस कराएंगे और उसको नीचे से हम कंक्रीट प्लग से अटैच कर देंगे। दिस शैल कंसिस्ट स्टील प्लेट वेल्डेड एट द बॉटम। तो बॉटम से हम इसको क्या कर देंगे, वेल्ड कर देंगे। और फाइनली द केजिंग इज़ रिमूव्ड। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो 12 mm का स्टील केजिंग हमने यहाँ प्रोवाइड कराया था दोनों साइड, उसको हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। तो और जो अब ये वायर मैश का, ये जो स्टील कोरुगेटेड वायर मैश का जो ये शैल है, उसके अंदर हम क्या करेंगे, कंक्रीट को फिल कर देंगे और कास्टिंग के लिए पाइल को इस तरह से हम कास्टिंग कर देंगे पाइल की। एंड दिस पाइल कैन बी यूज अप टू 23 मीटर एंड फॉर द लोड्स ऑफ 50 टन्स। तो इसका लेंथ 23 मीटर तक हम बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट इज़ अनकेस्ड कास्ट इन सीतू कंक्रीट पाइल। तो पहला हमने केस पढ़ा था, वो कैसा था, केस्ड का। अब इस कौन सा केस्ड है, अनकेस्ड। तो ऑब्वियसली बात है, इसमें हम जो केज है वो प्रोवाइड नहीं कराएंगे। अनकेस्ड कास्ट इन सीतू पाइल्स आर यूजली यूज्ड वेयर द ग्राउंड डज नॉट डिस्टर्ब द पाइल होल्स विद सॉइल और वाटर। तो इस तरह का एरिया में, इस तरह की सॉइल में ये काम आ सकती है जहाँ पर क्या हो, जो पाइल होल है वो डिस्टर्ब ना हो बाई बिकॉज ऑफ सॉइल और वाटर फॉलिंग इन इट। तो वहीं पे इनको काम में लिया जा सकता है। दिस टाइप ऑफ पाइल डज नॉट यूजिंग केजिंग एंड हैंस इट इज़ चीपर। तो ये कैसा है, चीपर है इन कंपैरिजन टू केज्ड, क्योंकि इसके अंदर हमको किसी तरह की केजिंग प्रोवाइड नहीं करानी। हाउएवर ग्रेटर स्किल्स आर रिक्वायर्ड इन देयर कंस्ट्रक्शन। तो इनके कंस्ट्रक्शन के लिए ग्रेटर स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। इट इज़ एसेंशियल टू हैव क्लोज इंस्पेक्शन सिंस नो इंस्पेक्शन इज़ पॉसिबल आफ्टर दे आर इंस्टॉल। तो एक क्लोज इंस्पेक्शन की ज़रूरत है, ग्रेटर स्किल की ज़रूरत है, क्योंकि एक बार जब इनको कास्ट कर दिया तो फिर इसके बाद इनको कोई चेंज नहीं हो सकता और किसी तरह का कोई इंस्पेक्शन नहीं हो सकता। These piles have following advantage, and advantages की बात कर लेते हैं। They need no storage space, they do not require cutting of excessive length, they do not require handling tools, and the concrete is not liable to damage from driving. Following are the different types of uncased cast in situ concrete pile and their uses. तो कितने तरह की होती है ये, एक सिंप्लेक्स, फ्रैंकी, वाइब्रो एंड पेडेस्टल। एक एक करके हम सबके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम सिंप्लेक्स पाइल। तो सिंप्लेक्स पाइल का ये फिगर आप देख सकते हैं। सिंप्लेक्स पाइल इज़ यूज्ड फॉर बोथ सॉफ्ट एंड हार्ड सॉइल। तो ये किस तरह की सॉइल के लिए इस्तेमाल की सकती है, सॉफ्ट एंड हार्ड दोनों टाइप की सॉइल के लिए। टू ऑब्टेन सिंप्लेक्स पाइल, सबसे पहले क्या करेंगे, एक स्टील ट्यूब है विद कास्ट आयरन शू। ये है कास्ट आयरन शू, जो ये इस तरह से बिल्कुल शार्प है नीचे से। तो ये है स्टील ट्यूब और ये है कास्ट आयरन शू। और उसको हम क्या कराएंगे, सबसे पहले ग्राउंड के अंदर ड्राइव करेंगे एट ए डिज़ायर्ड डेप्थ। जब हम डिज़ायर्ड डेप्थ तक पहुंच जाएंगे तो आफ्टर दैट द रेनफोर्समेंट इज़ प्रोवाइडेड इन द ट्यूब। फिर हम क्या करेंगे, रेनफोर्समेंट को इस ट्यूब के अंदर प्रोवाइड कराते जाएंगे एंड देन फील्ड इट विथ कॉन्क्रीट। और जो ये जो फील्ड कैसे करते हैं, कॉन्क्रीट से। और इसको ये जो बाहर की जो स्टील ट्यूब है इसको हम बाहर निकाल देंगे। Then the tube is slowly removed
एंड द कास्ट आयरन शू इज़ लेफ्ट, ये जो कास्ट आयरन शू है वो नीचे की तरफ ही लेफ्ट रह जाएगा और ये उसके ऊपर ही कंक्रीट फिल हो गई। जब ये फिल हो जाती है और जब सिक्योर हो जाती है तो हम इस पाइप को बाहर निकाल देते हैं ताकि ये कुछ इस तरह के फाइनल स्टेज में रह जाएगी। तो कास्ट आयरन शू कैसा हो जाएगा, लेफ्ट की तरफ बॉटम हो जाएगा। सो फॉर ईच पाइल न्यू कास्ट आयरन शुड बी अटैच। तो अब इस तरह के केसेस में क्या हो गया कि हर पाइल के लिए आपको एक कास्ट आयरन शू की ज़रूरत पड़ गई। तो इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए क्या करा, टू ओवरकम दिस कास्ट आयरन शू विद एलिगेटर जॉ। तो अब इसके अंदर हमने क्या कराया, बाद में इसका मॉडिफिकेशन क्या हुआ कि जो ये पाइप के साथ में जब हम शू को प्रोवाइड कराए तो इस शू कैसा था, एलिगेटर टाइप शू। एलिगेटर टाइप शू मतलब जैसे तरह से एलिगेटर अपना मुंह खोलता है तो कैसे उसी तरह से एक शू होता है जो भी क्या होता है मैकेनिकली ऑपरेटेड होगा। तो ईज़िली जब हम इस पाइप को यहाँ से निकालेंगे तो वो कास्ट शू भी क्या करेगा, अपना मुंह को उसी तरह एलिगेटर की टाइप से ओपन करेगा और ये इस शेल के साथ में ये शू भी बाहर आ जाएगा। तो क्या होगा, आपको हर पाइल के लिए एक अलग एलिगेटर टाइप ऑफ, हर पाइल के लिए आपको क्या होगा, एक स्टील शू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए हमने क्या करा, टू ओवरकम दिस कास्ट आयरन शू विद एलिगेटर जॉ पॉइंट इज़ प्रोवाइडेड। ड्यू टू दिस जॉ पॉइंट द शू कैन बी रिमूव्ड अलॉन्ग विद ट्यूब। तो इस तरह के शू को प्रोवाइड कराने की वजह से क्या हुआ, इस ट्यूब के साथ में ये शू भी ईजिली बाहर आ सकता है। एंड द सॉइल मस्ट बी एबल टू होल्ड फ्रेश कॉन्क्रीट आफ्टर रिमूविंग द ट्यूब। तो ये तो सी सिंप्लेक्स टाइप ऑफ पाइल, ठीक है। नेक्स्ट हम लेते हैं फ्रैंकी पाइल। तो फ्रैंकी पाइल क्या होता है, इट इज़ सूटेबल फॉर ग्रैनुअल टाइप। इस टाइप का होता है फ्रैंकी पाइल का स्टेज का कंस्ट्रक्शन आप देख लीजिए। तो फ्रैंकी पाइल इज सूटेबल फॉर ग्रैनुअल टाइप ऑफ सॉइल। तो किस टाइप की सॉइल के अंदर काम आ सकती है, ज़्यादातर ग्रैनुअल टाइप की सॉइल के अंदर। एंड सॉइल बियरिंग स्टार्टम ऑफ लिमिटेड थिकनेस, और सॉइल का स्टार्टम कैसा हो, लिमिटेड थिकनेस का है। एंड इज़ लोकेटेड एट ए रीजनेबल डेप्थ। दिस टाइप ऑफ पाइल हैज़ मशरूम शेप बॉटम। इसका बॉटम कैसा होता है, मशरूम टाइप शेप का, विच एक्ट्स लाइक ए स्प्रेड फुटिंग। तो इसका ये देख लीजिए, ये आपको नीचे ये सब मशरूम टाइप का दिख रहा है, ये इसका बॉटम कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। और ये किस तरह से एक्ट करता है, लाइक ए स्प्रेड फुटिंग। टू कंस्ट्रक्ट ए फ्रैंकी पाइल इनिशियली ए पाइप शेल कंसिस्टिंग कॉन्क्रीट और ग्रेवल एट बॉटम इज प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ लीड्स। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसके अंदर एक पाइप है जिसके अंदर क्या है, ग्रेवल और कंक्रीट है, उसको हमने लीड्स है जिस पाइप्स के ऊपर अटैच है, इनके हेल्प से हमने क्या करा, इनको पहले तो सॉइल के अंदर ड्राइव कर देंगे। देन क्या करेंगे, नेक्स्ट ए ड्रॉप हैमर ऑफ 20 to 30 किलोन्यूटन वेट इज़ ड्रॉप्ड यूजिंग डीजल मशीन ऑन द कॉन्क्रीट बॉटम। देन द होल अरेंजमेंट इज ड्राइव इन टू द ग्राउंड। नेक्स्ट क्या करेंगे, हैमर, ये अंदर देखिए आप, ये हैमर है, ये ड्रॉप हैमर लिखा हुआ। तो ड्रॉप हैमर के हेल्प से हम क्या करेंगे, इसको हम नीचे की तरफ ड्राइव करते जाएंगे, ठीक है। आफ्टर रीचिंग हार्ड स्टार्टा द कॉन्क्रीट बॉटम एक्सपेंड एंड गेन मशरूम लाइक शेप। तो जब क्या होगा, ये देखिए हार्ड है, यहाँ हार्ड सॉइल में पहुँच चुके हैं, ठीक है। तो हार्ड सॉइल में पहुँच जाएंगे तो क्या होगा, ये नीचे की तरफ मूव नहीं करेगा ये पाइप, और जो इसके अंदर की जो ये कंक्रीट है जब इसके ऊपर ये लोड पड़ेगा तो ये कैसे हो जाएगी, एक मशरूम का शेप ले लेगी। कैसा शेप ले लेगी, जब इसके ऊपर लगातार लोड पड़ता जाएगा तो ये कुछ इस तरह से मशरूम शेप ले लेगा, ठीक है। तो आप द होल अरेंजमेंट इज ड्राइवन इनटू द ग्राउंड आफ्टर रीचिंग द हार्ड स्टार द बॉटम एक्सपेंड एंड गेन मशरूम लाइक शेप ड्यू टू द हैमर ब्लो। And after that some portion of concrete is placed in the tube and remaining is done with hammer. Similarly ramming is done for every 30 mm layer up to the top, and if reinforcement is to be provided then the hammer goes inside the reinforcement cage and Frankie pile can carry up to 900 kN load. तो ये कुछ इस तरह से फ्रैंकी पाइल का मैन्युफैक्चरिंग होता है। सबसे पहले हम इस तरह से जिसके बॉटम एक पाइप को इंसर्ट करेंगे जिसके बॉटम में क्या हो, ग्रेवल और कंक्रीट, फिर इसको हम हैमर की सहायता से क्या करेंगे, नीचे की तरफ ड्राइव करेंगे, और जब ये एक हार्ड लेयर पे पहुंच जाएगा तो ये क्या होगा, नीचे की तरफ ड्राइव होना बंद हो जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा, जो ये हैमर लगातार अंदर ब्लो करता जाएगा तो ये जो कंक्रीट जो नीचे फिल थी वो कैसा हो जाएगी, अब एक मशरूम का शेप ले लेगी। तो उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे, और कंक्रीट को फिल करेंगे।
और कंक्रीट को फिल करके वापस हैमर मारेंगे, हर 300 mm की लेयर के बाद वापस हैमरिंग करेंगे। इसी तरह से जब जितनी डेप्थ तक हमको पाइल का फाउंडेशन करना था उतनी डेप्थ तक हम कंक्रीट की फिलिंग करते जाएंगे और हैमर से उसको हैमरिंग करते जाएंगे। और इस तरह से ये पूरी तरह से ये फाउंडेशन हमने कास्ट कर दी। नेक्स्ट क्या है, वाइब्रोपाइल। वाइब्रोपाइल्स आर सुटेबल फॉर सॉफ्ट सॉइल विच ऑफर सम अमाउंट ऑफ फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ कंक्रीट। तो ये कहाँ पे इस्तेमाल आती है, मोस्टली सॉफ्ट सॉइल के अंदर, जहाँ पे इनको क्या करें, सम अमाउंट ऑफ फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ये कंक्रीट को फ्लो को प्रोवाइड करा सके। दे आर आल्सो ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज स्टैंडर्ड वाइब्रोपाइल्स। स्टैंडर्ड वाइब्रोपाइल कंटेन सेम डायमीटर ऑल ओवर द लेंथ। तो डायमीटर इसका जो पाइल का होता है वो ऑल ओवर द लेंथ सेम रहता है। टू इंस्टॉल दिस ए स्टील ट्यूब अटैच विद ए कास्ट आयरन शू। तो इसके अंदर भी क्या होता है, एक स्टील ट्यूब होती है, वो पीछे एक कास्ट आयरन शू से अटैच होती है। इसको हम ड्राइव करेंगे बाय मैकेनिकल हैमर और वेट इट ब्लो फ्रॉम ए स्ट्रोक ऑफ 1.4 मीटर हाइट। तो उसका स्ट्रोक कैसा होगा, 1.4 मीटर की हाइट से हम इसको फ्री फॉल कराएंगे इसके ऊपर, पाइल के केस के ऊपर, और इसका स्पीड क्या होगी, 14 ब्लोस पर मिनट। आफ्टर रीचिंग द रिक्वायर्ड डेप्थ द ट्यूब एंड द हैमर आर अटैच टू एक्सट्रैक्टिंग लिंक। तो आप जब ये अपने रिक्वायर्ड डेप्थ तक पहुंच जाएगा तो ट्यूब और हैमर जो अटैच है उसको हम एक्सट्रैक्टिंग कर देंगे। एंड कंक्रीट इज पोर्ड आउट इनटू द ट्यूब फ्रॉम द टॉप एंड द रैमिंग इज डन बाय हैमर एट द रेट ऑफ 18 ब्लोज पर मिनट। तो उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, कंक्रीट को फिल करते जाएंगे और लगातार हैमर से ब्लो करते जाएंगे, और ब्लो की रेट क्या होगी, 18 ब्लोज पर मिनट। वाइल द कंक्रीट इज फिलिंग द ट्यूब मूव्स अपवर्ड। जैसे जैसे कंक्रीट फिल होती जाएगी, जो ट्यूब कैसे होती जाएगी, अपवर्ड डायरेक्शन में आती जाएगी। द कास्ट आयरन शू रिमेन, और जो कास्ट आयरन शू है वो नीचे की ओर ही रिमेन रहेगा। एंड द बॉटम ऑफ द पाइल इन केस वाइब्रो पाइल कैन बी इंस्टॉल इन 35, 45 एंड 50 सेंटीमीटर डायमीटर। और इसकी लेंथ लगभग कितनी होती है, 25 मीटर्स तक होती है। एंड लोड कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, 600 से 700 किलोमीटर। ठीक है, तो ये होती है स्टैंडर्ड वाइब्रो पाइल। जैसे जैसे आप हैमर मारते जाएंगे पाइप अपने आप जो है बाहर आता जाएगा, और लास्ट स्टेज के अंदर क्या होगा, पाइप पूरी तरह से जो है बाहर आ गया और ये कंक्रीट पाइल फिल हो गई, और जिसके नीचे कैसा है, मैं स्टील का शू है। नेक्स्ट क्या है, एक्सपेंडेड वाइब्रोपाइल। तो एक्सपेंडेड वाइब्रोपाइल क्या होगा, इट इज़ यूज्ड व्हेन द डेप्थ ऑफ द ड्राइविंग इज़ लिमिटेड। द डेप्थ ऑफ द ड्राइविंग मतलब आप ज़्यादा ग्रेटर डेप्थ तक आप इसको ड्राइव नहीं कर सकते हैं, और लेस देन इट इज़ रिक्वायर्ड डेप्थ। और जितनी हमको डेप्थ तक हमको उसको ड्राइव करने की ज़रूरत थी उतनी डेप्थ तक हम क्या हुआ, इस पाइल को ड्राइव नहीं कर सकते। तो वहाँ पे हम किस तरह की पाइल को यूज़ करते हैं, एक्सपेंडेड वाइब्रोपाइल को। In the case, the bearing capacity of soil can be increased by expanding the diameter of vibropile। तो अब इस तरह की सिचुएशन को कैसे टेकन करें कि अब जो इसका जो डायमीटर है उसको बढ़ा दो, ठीक है, इंक्रीज़ कर दो। तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल बढ़ेगी, सॉइल की। द स्टील ट्यूब इज़ फिटेड विद कास्ट आयरन शू। इसके अंदर भी क्या होगा, एक स्टील ट्यूब होगी, नीचे कास्ट आयरन शू होगा, ठीक है। द ट्यूब इज़ फिल्ड विथ कॉन्क्रीट। इस ट्यूब के अंदर नेक्स्ट स्टेप में देख लीजिए क्या है, हमने कॉन्क्रीट को फिल किया, ठीक है, एट सम डेप्थ, एंड ट्यूब इज़, उसके बाद हमने क्या करा, ट्यूब को रिमूव कर दिया। नाउ फ्लैट शू इज़ अटैच टू द बॉटम। अब फ्लैट शू हमने अटैच किया हुआ था बॉटम को ऑफ द ट्यूब एंड इंसर्टेड इन पाइल होल। दिस फ्लैट शू मेक कॉन्टैक्ट विद कॉन्क्रीट। ये जो फ्लैट शू था ये, ठीक है, ये कैसा है, कॉन्क्रीट के साथ में कनेक्टेड इन कॉन्टैक्ट है। और उसके बाद क्या करेंगे, द फ्लैट शू द कॉन्क्रीट विल बी कंप्रेस्ड एंड ब्लस्ड एंड और एक्सपेंडेड लाइक बल्ब। तो अब इसके ऊपर जब लोड लगेगा, जब इस फ्लैट शू पे लोड लगेगा तो ये क्या होगा, ये जो कॉन्क्रीट है ये कैसे होगी, इस तरह से कुछ एक्सपेंड हो जाएगी, ठीक है। जब ये पूरी तरह से एक्सपेंड हो जाएगी तब हम इसके अंदर क्या कराएंगे, रेइनफोर्समेंट को प्रोवाइड कराएंगे। रेइनफोर्समेंट को स्टील बार्स का जो रेइनफोर्समेंट है, रेइनफोर्समेंट केज को प्रोवाइड कराएंगे, और फिर वापस नेक्स्ट स्टेज में क्या करेंगे, और कंक्रीट को फिल कर देंगे।
और उसके बाद में क्या हुआ, जब पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा तो हम फाइनली क्या करेंगे, द होल अरेंजमेंट इज फिल्ड विथ कॉन्क्रीट एंड द ट्यूब इज आफ्टर रिमूविंग द ट्यूब एक्सपेंडेड वाइब्रोपाइल फिनिश्ड फाइनली। तो सबसे लास्ट स्टेज में क्या होगा, जब रेनफोर्समेंट भी प्रोवाइड करा दिया तो जो ये जो ट्यूब है आउटर वाली, ठीक है, इसको हमने यहाँ पे बाहर निकाल दिया। तो ये देख लीजिए, ये फाइनल स्टेज है रेनफोर्समेंट वाइब्रोपाइल की, जिसमें नीचे तो क्या है, एक शू है और ये कुछ इस तरह से एक्सपेंडेड है कॉन्क्रीट, और उसके अंदर क्या है, रेनफोर्समेंट केज है। तो ये होती है एक्सपेंडेड वाइब्रोपाइल्स। नेक्स्ट है पेडेस्टल पाइल। पेडेस्टल पाइल ऑल्सो फीचरिंग सेम एज फ्रेंकी पाइल। तो इसका भी कैसा होता है, फीचर्स जो कि फ्रेंकी पाइल से मिलते जुलते हैं। फ्रेंकी पाइल में क्या था, फ्रेंकी पाइल में आप देख सकते हैं मशरूम टाइप का शेप था हैमर्स की वजह से, ठीक है। तो इसका भी कुछ ऐसा ही है, इसमें भी देखिए नीचे शेप कैसा है, मशरूम टाइप का ही शेप बन रहा है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो सुटेबल फॉर सॉइल कंटेनिंग लिमिटेड थिकनेस बियरिंग स्टार्टम एट रीजनेबल डेप्थ। Pedestal piles also act as a spread footing, but in the case steel core is used inside the tube for driving. After drive to be required level, the core part is taken out and is filled with some amount of concrete. तो इसमें देख लीजिए ये है कोर सेंट्रल पार्ट है। कोर सेंट्रल पार्ट क्या हुआ, एक लिमिटेड थिकनिंग, इसका जब ये अपनी डेप्थ तक पहुंच जाएगा उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम बाहर निकाल देंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप पे हमने इसको क्या करा, कंक्रीट से फिल कर दिया। फिर देन रिप्लेस द कोर। अब वापस नेक्स्ट टाइम हमने क्या करा, वापस कोर को इस कंक्रीट के अंदर, इस पाइप के अंदर डाला एंड द कोर सडनली विद सम प्रेशर, और कुछ प्रेशर के साथ डाला। उसकी वजह से क्या होगा, ये कंक्रीट नीचे की तरफ मूव करेगा और नीचे की तरफ मूव करने के बाद ये क्या होगा, इस कुछ इस तरह से शेप ले लेगा, ठीक है। एंड दिस अलाउ द कंक्रीट टू बॉटम टू एक्सपेंड एंड फॉर्म बल्ब लाइक शेप। तो कैसा शेप हो गया, बल्ब लाइक। एंड रिपीट द प्रोसेस until the top is reached. Finally tube and the core are removed and pedestal pile is finished. तो इस तरह से बस सेम टू सेम स्टेप है। इस तरह से ये कोर वाले के साथ हम अंदर डालते जाएंगे, फिर कंक्रीट फिल करेंगे, फिर वापस कोर डालेंगे, फिर कंक्रीट फिल करेंगे, फिर कोर को वापस डालेंगे, फिर कंक्रीट फिल करेंगे। तो ये कुछ क्या होगा, बॉटम से तो ये कुछ इस तरह से शेप बन जाएगा। और जब तक कि क्या हुआ है, ये जितनी डेप्थ तक हमको पाइल का कंस्ट्रक्शन करना था, जब तक वहाँ तक कंक्रीट फिलिंग नहीं हो जाती तब तक इस प्रोसेस को हम रेगुलरली करते जाएंगे। और इस तरह से फाइनल स्टेज में क्या होगा, फाइनल स्टेज में क्या होगा, इस कोर पार्ट को भी हमने बाहर निकाल दिया और इस स्टील पाइप को भी, जो केजिंग है उसको भी बाहर निकाल दिया, और ये इस तरह से पाइल का कास्टिंग हो गई। तो ये था पेडेस्टल पाइल। तो इस तरह से हमने केस्ड और अनकेस्ड के सभी केस डिस्कस कर लिए, और इसी के साथ हमारा जो क्लासिफिकेशन है इन द पाइल फाउंडेशन वो भी कंप्लीट होता है। सो